Welcome all my dear online students. So in the previous session we have discussed the physical properties of D block element, जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट करा था. अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स. और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि KMnO4 एंड K2Cr2O7 है, जो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, है ना. और हर बार मेरे बचपन का मीनिंग है आपका कि जब से हमने केमिस्ट्री को इतना डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करा, ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी चैप्टर KMnO4 का कहीं ना कहीं, एक्सेप्ट मेटलर्जी छोड़ दें, बाकी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपका KMnO4 का जिक्र जरूर हुआ है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर के रिस्पेक्ट में जिक्र हुआ था कि इसका जो कलर होता है वो आपका चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होता है, ठीक है ना. रेडॉक्स रिएक्शंस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम हुआ था. ब्लॉक्स में ये कहीं ना कहीं आपका H2O2 के साथ रिएक्शन में आया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन में आया, आयोडीन के साथ रिएक्शंस में आया. तो KMnO4 इन जनरल लेबोरेटरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. तो इन टुडे सेशन विल स्टार्ट द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है. और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका पोटेशियम पर मैग्नेट, दैट इज KMnO4 ही है. पोटेशियम पर मैग्नेट, दैट इज KMnO4, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ लेबोरेटरी. अब इसे आखिर बनाया किस तरह से जाएगा, तो बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मैग्नीज इज पायरोलुसाइड. मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मैग्नीज इज पायरोलुसाइड ore. And what is the formula of pyrolusite ore? It is MnO2. MnO2 इस पायरोलुसाइड से आप, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि आखिर KMnO4 बनाया कैसे जाता है, जो इतना इम्पोर्टेंट केमिकल है, आखिर ये आपके हाथ में आया कैसे. पहले तो आपके हाथ में आएगा बन के, उसी के बाद आगे आप कुछ काम करने वाले हो. तो हमारा पहला काम एज यूजुअल हर कंपाउंड में जो हम लोग बात करते हैं वो इसकी प्रिपरेशन की करने वाले कि आखिर ये हमारे हाथ में आया कैसे. तो इसकी प्रिपरेशन नॉर्मली 2 स्टेप्स में करी जाती है. सबसे पहले पल्वराइज्ड ओर पायरोलुसाइड जो होता है उसका आप, है ना, फ्यूज पल्वराइज्ड ओर ऑफ पायरोलुसाइड MnO2 को रिएक्ट फ्यूज़ करवाते हो. KOH मतलब इन जनरल कोई भी बेस हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू NCERT जो जनरल मेथड गिवन है उसमें KOH या K2CO3 होता है. और फिर आप उसकी इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, or you can take any other oxidizing agent also such as KNO3, H2O2 etc. जिससे आपको जो फ्यूज मास है it will turn into dark green compound that is K2MnO4. ये पोटेशियम पर मैग्नेट है और K2MnO4 इज पोटेशियम मैग्नेट. तो पहले K2MnO4 बनता है. तो फर्स्ट स्टेप अगर हम लोग बोले स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हम लोग यही बोलेंगे कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग. स्टेप 1 होती बाय फ्यूजिंग पायरोलुसाइड ओर विथ KOH और K2CO3. इन जनरल में ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ एनी बेस कोई भी हो सकता है. इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एनी अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो काम होता है वो जो गिवन है रिएक्शन, जो नॉन रिएक्शन है आपको अकॉर्डिंग टू NCERT बुक या अकॉर्डिंग टू इन जनरल जो टीचर्स के द्वारा बताई गई हैं, उनमें वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता है. जैसे NCERT बुक में पायरोलुसाइड ओर की रिएक्शन ओनली विथ KOH है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है.
तो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि K2CO3 भी ले सकते हो आप, ठीक है। इन जनरल कोई भी बेस लग सकते हैं हम लोग, फ़र्क क्या होगा वो मैं समझा रहा हूँ। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमें पता ही है, इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वी विल ऑलवेज टेक द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। हमने कोई भी दूसरा अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक है ना KNO3 ले लिया, H2O2 ले लिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो उससे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला आपका नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका फ्यूजिंग पैरालूसाइड ओर विद दिस एंड फ्यूज्ड मास जो है आपका टर्न्स इनटू डार्क ग्रीन सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ किसका आपका KMnO4, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। ये पर मैग्नेट है, मैं मैग्नेट बोल रहा हूँ, ठीक है। दैट इज K2MnO4। ये फर्स्ट स्टेप होती है बेटा। पहले पैरालूसाइड ओर को आप फ्यूज़ कराते हो KOH या एनी बेस इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एनी अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे K2MnO4 बनता है। कलर भी आपको याद रखना ज़रूरी है, ये डार्क ग्रीन कलर का है, जैसे मैंने शर्ट पहनी है ना। KMnO4 आपका पर्पल या वायलेट कलर का होता है ना, शायद उसका तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इफ़ यू आर गोइंग विद द रिएक्शन कि व्हाट रिएक्शन यू विल राइट, तो आपको रिएक्शन लिखना है MnO2 प्लस KOH प्लस O2। प्रोडक्ट्स केवल आपके क्या हो सकते हैं, एक तो आपका वाटर बनेगा और दूसरा आपका K2MnO4 बनेगा, ठीक है। तो एक तो आपका वाटर बना और एक K2MnO4, बस इतना सा काम, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस बार बार मैंने सिखाई है बेटा, तो हर बार अपन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो बैलेंसिंग की करेंगे रिएक्शंस की। अब अगर इसे बैलेंस करना हो तो कैसे करोगे, O2 तो कहीं पर भी आए, इसका एन फैक्टर तो 4 ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अपार्ट फ्रॉम जीरो ऑफ ऑक्सीजन इज -2। जीरो वो केवल जब प्योर फॉर्म में, अदरवाइज -2, ठीक है ना। आप बोलोगे सर -1, -2, +1, +2, -1/2 ये सब भी होती हैं उसकी, ठीक है। तो -1 केवल पेरोक्साइड्स में होती है और वो केवल नेहा बिपाशा बनाते हैं, यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, डी ब्लॉक में चल रहा है। सुपर ऑक्साइड्स केवल एस ब्लॉक आपका दैट इज़ करिश्मा बनाता है, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीरियम। ओजोनाइड -1/3 वो भी केवल पोटेशियम का ही वेल नोन है ना, रूबिडियम सीरियम का भी है बट कॉमनली जो यूज़ होता है वो पोटेशियम। इसके अलावा आप बोलोगे सर +1 वो केवल और केवल O2F2 में शो करता है, +2 वो केवल OF2। इसलिए ये मैं स्टेटमेंट बार बार बोलता हूँ कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपार्ट फ्रॉम जीरो इज़ -2। अब ये 0 से -2 में ही जा रहा है। सर ये वाला ऑक्सीजन ले कि ये वाला ऑक्सीजन ले, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल ऑक्सीजन का चेंज चाहिए कि वो 0 में है और उधर -2 में है, 2 का चेंज हो रहा है। वी हैव 2 एटम्स, सो दैट्स व्हाई इट्स एन फैक्टर विल बी 4, ठीक है ना। MnO2 में मैंगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर, we have 2 oxygen atoms. Apart from these compounds, as I told, remaining all compounds have oxygen in -2 state। 2 ऑक्सीजन है बेटा, -4, तो इसका मतलब मैंगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर +4। इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और K2MnO4 में मैंगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर आपका +6, ठीक है। तो इट इज़ हैविंग द एन फैक्टर ऑफ 2। और जब भी एन फैक्टर मल्टीपल्स में आ जाए, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शंस तो आपका KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ ही पूछी जाती हैं। तो इस वजह से मैं इनको तो अब थोड़ा थोड़ा बैलेंसिंग एक बार ढंग से समझाऊंगा इनके। तो 2 और 4 हो गया आपका, अब 1:2 के रेशो में हो गया। तो जब भी ये मल्टीपल्स में आ जाए बेटा, है ना, तो लोएस्ट रेशो मैंने बोला है, तो इसको 1 मानोगे, इसको 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसका एन फैक्टर इधर आ गया 2, इसका कोफिशिएंट 1। तो हमें इन दोनों के कोफिशिएंट पता पड़ गए हैं। अगर मैग्नीज का कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 होगा बेटा, और अगर ये 2 है तो पोटेशियम 4 हो गया, ठीक है। अब केवल आपका जो भी पोटेशियम बैलेंस, मैग्नीज बैलेंस, अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर दोगे, यू हैव 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो 2H2 है ना। सर आपने हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करा कि हाइड्रोजन वाटर आएगा, KOH था बेटा। तो अगर आपको मेन चीज़ पता है, ठीक है ना,
किसी भी रिएक्शन में मैंने आपसे बोला है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है, न्यूट्रल रिएक्शन है अगर, तो वो केवल और केवल वाटर ही आ सकता है, क्योंकि बाकी कोई प्रोडक्ट आपको ऐड करने का अधिकार नहीं। रिएक्शन अगर आयोनिक फॉर्म में होती तो H+ भी आ सकता था, OH- भी आ सकता था, वाटर भी आ सकता था, क्योंकि इन सभी को हम स्पेक्टेटर आयंस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करा। अब अगर आप सही कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। यू कैन क्रॉस चेक विथ ऑक्सीजन। हमेशा मैंने आपको ये बोला है 2 2 जा 4 ऑक्सीजन इधर से, 4 इधर से 8 + 2 10, 2 4 जा 8 + 2 10। बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टीचर्स नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व करा है ना, इतना स्ट्रेस नहीं देते हैं, बस लिख देते हैं प्रोडक्ट, बट बैलेंसिंग के साथ करिए। मैं तो काफ़ी स्ट्रेस देता हूँ बैलेंसिंग पर कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं बेटा बैलेंसिंग से। ठीक, अब मेरा बस क्वेश्चन इतना था कि इसकी जगह K2CO3 हो जाता, K2CO3 हो जाता या दूसरा अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, है ना। अगर आपने ये लिया है तो जस्ट बाय द प्रीवियस लॉजिक जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा है, ये तो अभी भी 2:1 के रेशो में ही रहेंगे। ठीक है ना, प्रोडक्ट आपका K2MnO4 बनेगा ही बनेगा। बस अब बी केयरफुल कि अब आपके पास हाइड्रोजन नहीं है तो अब वाटर बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब आपके पास कार्बोनेट है, और कार्बोनेट अगर बेस की तरह काम करता है बेटा तो हमेशा CO2 रिलीज़ करेगा। बस इसमें इतना सा आपका चेंज होगा। दैट मीन 2 होते ही ये 2 करा आपने, पोटेशियम 4 हो गया, तो ये हो गया 4 आपका। ठीक है, सॉरी ये हो गया 2, क्योंकि ऊपर तो पोटेशियम का 1 एटम था। अब नीचे K2CO3 में यू हैव 2 एटम्स, तो ये आपने 2 करा, और जैसे 2 करा कार्बन 2 है, ये हो गया 2CO2। ठीक है, अगेन इन एवरी रिएक्शन लास्ट में आपके पास एक एटम अपने आप काउंटिंग से बैलेंस करने वाला होता है कि इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, तो वो आपको अपने आप बता देगा कि आपने सही करा है कि नहीं। जैसे ऑक्सीजन, अभी भी मैंने पोटेशियम बैलेंस कर लिया, मैग्नीज कर लिया, ऑक्सीजन अभी नहीं करा है। अब मैं ऑक्सीजन बैलेंस करूँ, 2 2 जा 4, यहाँ से 6 10 + 2 12, 2 4 जा 8 + 4 12। ठीक है, तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती है और हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे ढंग से क्लियर होते हैं। ठीक है, और इसका लॉजिक अगर मैं थोड़ा सा और मैकेनिज़्म टाइप्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, क्योंकि डी ब्लॉक की स्पेशली KMnO4 और K2Cr2O7 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन या इन जनरल हर रिएक्शंस मैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मानता हूं। ठीक है, तो मैकेनिज़्म क्या है देखिए, है ना। हमें पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ये तो आपको पता ही है। मैंगनीज +2 से लेकर +7 की सभी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। हाँ, +5 थोड़ी सी रेयर है, बट +2 भी एग्जिस्टेंस में है। ठीक है ना, +6 आपके सामने बनी हुई है, +7 को आप बनाने जा ही रहे हो, +4 आपके सामने लिखा हुआ है, +3 भी Mn2O3 बनता ही है उसका। ठीक है ना, थोड़ा सा +5 डाउटफुल रहती है, कम कंपाउंड्स नोन है उसके, बट शो वो सब ऑक्सीडेशन नंबर कर सकता है। ठीक है, और एक ही एलिमेंट में आपको ये रूल पता होगा बेटा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर आता जाता है। और MnO3 और दैट इज मैंगनीज का +3 का ऑक्साइड MnO3 और मैंगनीज का +7 का ऑक्साइड दैट इज Mn2O7 आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी अभी से ध्यान रखें कि मैंगनीज जो ऑक्साइड बनाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MnO2 MnO3 और Mn2O7। ठीक है ना, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जाएगी, यहाँ +2, यहाँ +4, यहाँ +6, यहाँ +7, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें बेसिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसलिए MnO तो आपका बेसिक नेचर का होता है, ये दोनों MnO2 और Mn2O7 एसिडिक नेचर के होते हैं। दे बोथ आर ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है ना, MnO2 में हल्का सा ट्रांजिशन स्टेट चेंज हो रहा है, बिहेवियर बेसिक से एसिडिक, तो बोला जाता है कि हल्का सा इसमें एम्फोटेरिक कैरेक्टर टाइप का, हल्का सा, है ना। स्लाइटली इट इज टुवर्ड ऑल्सो बेसिक, बट लास्ट दो तो कन्फर्मली आपके एसिडिक है ही हैं। और ये इतने बढ़िया एसिड हैं कि आपके इनके, है ना, किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो आपको हमेशा क्या मिलता है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड
यहाँ पर वो मिलता भी है। आपने इसे पानी में डाला तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड H2MnO4 आपको मिलता है, जिसे आप है ना मैंगनीक एसिड बुलाते हो, H2MnO4। +6 ऑक्सीडेशन नंबर थी यहाँ पर, ये भी +6 ऑक्सीडेशन नंबर, तो वी गेट द सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड मैंगनीक एसिड, ये भी ग्रीन कलर का है, ठीक है। और अगर आपने Mn2O7 को डाला होता पानी में तो ये आपको +7 का एसिड दैट इज पर मैंगनीक एसिड, और पर मैंगनीक एसिड इज HMnO4, ये बना के देता, ठीक है। यहाँ पर +7 रिएक्शन आप देख सकते हो बैलेंस है, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालने पर ऑक्सी एसिड का बनना एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, तो इट इज़ ए नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही। तो ये दोनों एसिड है, दोनों एसिडिक नेचर के हैं, इसलिए एसिड बना रहे हैं। एक आपका ग्रीन कलर का है और एक आपका पर्पल कलर का। एग्रीड। तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन का थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूं, ज़रूरत तो नहीं है, एक रफ आइडिया कि आखिर ये रिएक्शन हो क्यों रही है। ये रिएक्शन इसलिए हो रही थी बेटा कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जो काम कर रहा था किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, उसने आपको नेसेंट ऑक्सीजन दिया, O2 कन्वर्ट हुआ 2O में। नेसेंट ऑक्सीजन हमें पता है इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही क्या करेगा, पहले इस MnO2 को ऑक्सीडाइज करेगा किसके अंदर, MnO3 के अंदर। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही पहले MnO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा MnO3 के अंदर, ठीक है। +4 से आपका +6 में ले गया, 2 नेसेंट ऑक्सीजन है तो 2 कर दिया मैंने, 2 MnO3। अब अभी मैंने बोला कि MnO3 एसिडिक नेचर का है ना। NCERT बुक के अकॉर्डिंग तो मैं बस एक लाइन लिखता, ठीक है, दूसरी लाइन में K2MnO4 बना देता, ख़त्म हो जाता। अब इतनी भाषण इसलिए दे रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ये पहले इस तरह से मैकेनिज्म की सेकेंड स्टेप हुई, MnO2 बदल गया MnO3 में। ऊपर एक्सप्लेन करा है कि MnO3 एसिडिक नेचर का है, तो अगर ये एसिडिक नेचर का है बेटा तो ये KOH की प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह पाएगा। ये जो 2 KMnO3 है ये 4 KOH के साथ रिएक्ट करके आपका बना देंगे क्या, 2 K2MnO4। ये एसिड नेचर का हो गया बेटा, बेस नेचर का हो गया। एसिड बेस रिएक्ट करके हमें क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। अगर हाइड्रोजन है अदर एसिड में या बेस में तो वाटर बनना ही बनना है, बन गया वाटर आपका। ये है एग्जैक्ट मैकेनिज्म जिसकी एज सच ज़रूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो खूब इम्पॉर्टेंट है टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर बस यही होगा, जब आप ऐड करोगे O2 MnO3 क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट्स बीच में शो करने के लिए, नेट रिएक्शन यू कैन सो नहीं मतलब सी, है ना, मैं सू बोल रहा हूँ। नेट रिएक्शन यू कैन सी इज 2 MnO2 प्लस O2 प्लस 4 KOH, ठीक है। इट विल गिव यू 2 K2MnO4 प्लस H2 प्लस 2H2 है, ठीक है, प्लस 2H2। तो हल्का सा एक थोड़ा सा रफ आइडिया मैकेनिज्म का भी रखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, आपको मज़ा भी आएगा समझ में। अब एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म यू कैन अप्लाई विद दिस, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन पर आ जाऊँ। मान लीजिए वो कह रहा है ना, इट्स ए टॉपिक ऑफ 12th ऑल्सो, बोर्ड का भी टॉपिक है। मान लीजिए बोर्ड में क्वेश्चन बोल दे, राइट अ बैलेंस रिएक्शन, है ना, राइट अ बैलेंस रिएक्शन, राइट कंप्लीट एंड बैलेंस द रिएक्शन ऑफ MnO2 विथ KNO3 in presence of K2CO3. Complete and balance the reaction of MnO2 with KNO3 in presence of K2CO3। और इतना बोलते ही कि ना स्टूडेंट का पूरा जग सूना सूना लग हो जाएगा, पूरी दुनिया उजड़ जाएगी कि वो क्या कहना चाह रहा है। दिस इज़ द एक्सटेंशन। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा ही इसलिए जा रहे हैं बेटा, एक एक लाइन में रिएक्शन में भी लिख सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए ही इसलिए जा रहे हैं कि आप कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन लिख सको बोर्ड में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोफिशिएंट वगैरह पूछे तो आपको लॉजिक क्लियर हो। एटलीस्ट मैं 4-5-6 रिएक्शंस बता दूंगा एक ही टाइप की तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हो रही है, अब ये भी सेम लॉजिक से चलेगी। द ओनली थिंग
ये तो आपका बेस की तरह काम करेगा ही करेगा, ठीक है ना, ये तो आपका बेस की तरह काम करेगा ही करेगा। मतलब ये एक रूल बना लीजिए आप अपना, MnO2 आया, बेस आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया, K2MnO4 बनना ही बनना है ना। MnO2 आया, बेस आया और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया तो K2MnO4 बनना ही बनना है। इसके अगर आप प्रोडक्ट्स बोलोगे बेटा तो एक प्रोडक्ट आपका K2MnO4 कंफर्म होगा ही होगा। एक प्रोडक्ट आपका इसमें नाइट्रेट है ना, ये तो काम करेगा किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो K2MnO4 बनना ही बनना है, रूल बोल ही रहा हूँ, लिख लो। दूसरा प्रोडक्ट नाइट्राइट, ठीक है ना, नाइट्रेट। जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, मैंने H2O2 में लिखाया था, मैंने ओजोन में लिखाया था आपको कि ये सभी आइट को एट में बदलते हैं, ठीक है ना। अगर आपका नाइट्राइट हुआ तो नाइट्रेट में बदला जाएगा, सल्फाइट होगा तो सल्फेट में बदला जाएगा, आर्सेनाइट हुआ तो आर्सेनेट में बदला जाएगा। तो जब ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे थे नाइट्राइट, तो बदल रहे थे नाइट्रेट में, अब उल्टा होगा, नाइट्रेट बदल गया नाइट्रेट में। और तीसरा प्रोडक्ट आपका CO2, है ना, हाइड्रोजन है ही नहीं तो वाटर बनने का कोई चांस ही नहीं है आपका। तो इसलिए कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा लिखना समझना सीखें। और ऐसा नहीं कि ये केवल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट बेटा। उसने इस रिएक्शन के प्रोडक्ट ही पूछ लिए, ठीक है ना, ये लिख दिया दिस 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 और आगे ऑप्शन में दे दिया A + B + C, है ना, द प्रोडक्ट्स कैन बी, नीचे ऑप्शन ने लिख दिया, पहले में K2MnO4, दूसरे में KNO2, तीसरे में CO2 और चौथे में दे दिया ऑल द अबव। तो सभी प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन के। हमें जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। अब बैलेंस करना हो तो 1 मिनट और ले लूँगा मैं आपका। इसका एन फैक्टर मैंने बता ही दिया 2 है, ठीक है ना, क्योंकि +4 से +6 में जा रहा है। KNO3 में नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 में और उधर नाइट्राइट में वो +3 में, इसका भी 2। अगर दोनों का एन फैक्टर 2 और 2 के रेशो में है, मतलब 2 और 2 है, तो ये डेफिनेटली 1:1 के रेशो में ही रिएक्ट करेंगे। इसलिए आपका इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, ठीक है। मतलब K2MnO4 का कोफिशिएंट भी 1, KNO2 का भी कोफिशिएंट 1, ठीक है ना। और K2MnO4 का कोफिशिएंट 1 है तो K2CO3 का भी कोफिशिएंट 1 ही रहेगा, ठीक है। और बचा के आपका CO2 का भी कोफिशिएंट 1 होगा। यू कैन क्रॉस चेक विथ ऑक्सीजन, मैंने हमेशा बोला है, देखो है ना। अब देखने में इतनी डरावनी रिएक्शन, बस प्रोडक्ट्स पता होते ही अपने आप बैलेंस हो गई, ठीक है। तो क्या कह रहा था, क्रॉस चेक विथ ऑक्सीजन, 2 + 3 5 + 3 8, 4 + 2 6 + 2 8। एंड व्हाट विल बी द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट, चलो इसका भी मैकेनिज्म बोले। एक्चुअली KNO3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, आप चाहें तो इन्हें, जो मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में आपको हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाया था, आप उससे भी कर सकते हैं। और बट ज़्यादा एडवाइजेबल होता है बेटा कि जब आप ब्लॉक्स में रिएक्शन लिख रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ डूइंग विथ हाफ रिएक्शन, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट से करो, ठीक है ना। KNO3, ठीक है, आपको KNO2 में बदलेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से कॉन्सेप्ट से करने का, कि आप नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में लाओ। जैसे मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को पहले नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट करा है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। KNO3 को KNO2 में बदला और नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और ये अगली स्टेप में आपके इस MnO2 को MnO3 में बदलेगा, ऑक्सीडाइज करा। एंड फाइनली दिस MnO3 विल रिएक्ट विथ K2CO3, है ना। आप खुद समझ सकते हो कि K2CO3 एक्चुअली बना कैसे था। अगर मैं इसके पीछे के भी लॉजिक पे जाऊँ, K2CO3 इज नथिंग बट द फॉर्म्ड, है ना, बाय K2O प्लस के आपका CO2, इसी से तो बना हुआ है ना। और ये इससे जब बना हुआ है, ये खुद भी एसिडिक है बेटा, तो ये CO2 के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक है, CO2 के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, मैंगनीज में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इसने इसका K2O अपने साथ खींचा, और जैसे इसने अपना K2O अपने साथ खींचा, इसने बना दिया K2MnO4 प्लस साथ में बन गया आपका क्या, CO2। तो K2MnO4 बन के साथ में आपका CO2 बन गया। अब आप अगर ऐड करते हो बेटा नेट रिएक्शन, है ना,
तो हर एक चीज़ कॉन्सेप्चुअली हो रही है, ऐसा नहीं है कि केवल बस तुक्का मार के हो गया काम। हर एक चीज़ कॉन्सेप्चुअली हो रही है इनऑर्गेनिक में भी, और ऑलमोस्ट आई एम नॉट सेइंग 100%, बट ऑलमोस्ट आप 80% से ज़्यादा रिएक्शंस के मैकेनिज्म, इनफैक्ट ज़्यादा बोलना चाहिए 90% तक के मैकेनिज्म आप समझ सकते हो। बस यही होता है बेटा कि टाइम लगता है, उतना फिर समय नहीं होता है। स्टूडेंट को लगता है अरे यार जे सर ने तो खूब ज़्यादा वीडियोस लिए हैं, खूब ज़्यादा पढ़ाया है, तो वो आपके काम के लिए पढ़ाया है, नॉन स्टॉप ही पढ़ाया है। कोई ऐसा रुक के आपके साथ में गपशप तो कर नहीं रहा हूँ, है ना, कि भाटिंग चालू कर दी, मैं केवल पढ़ा ही रहा हूँ आपको नॉन स्टॉप। तो ये आपका ऐड कर दो, बन गई ऊपर वाली रिएक्शन, KNO3 प्लस MnO2 प्लस K2CO3, सब 1:1 के रेशियो में है। तो आपका KNO2 मिला, K2MnO4 मिला प्लस CO2 मिला। अब इसकी जगह मान लो H2O2 हो जाता तो क्या होता? तब कुछ नहीं होता, पानी बनता, क्योंकि तब फर्स्ट स्टेप है ना, अगर H2O2 हो जाता मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, तब फर्स्ट स्टेप होती है H2O प्लस O। तब फर्स्ट स्टेप हो जाती है आपका H2O प्लस O, खत्म हो जाती कहानी। अब उस O के लिए काम हो जाता आपका। तो ये पहले मैं एक बेस बना रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर ये रिएक्शन कभी किसी दूसरे मॉडिफाइड वर्जन में आ जाए, दूसरे मॉडिफाइड वर्जन में आ जाए। मतलब अब मैं आपको अगर रूल लिखा दूँ कि जनरल रूल क्या है, जनरल रूल है MnO2 पायरोलुसाइड प्लस, ठीक है ना, प्लस आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी, ठीक है ना, प्लस साथ में आपका बेस कोई भी, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मोस्ट कॉमनली तो बता ही दे रहा हूँ बेटा, या तो O2 देगा या KNO3 या H2O2। और बेस की बात करोगे तो मोस्ट कॉमन वो आपको KOH या K2CO3। बट जनरल रिएक्शन लिखते वक्त मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी हो जाए, ये दोनों कंबाइन करके आपको हमेशा एक प्रोडक्ट K2MnO4 मिलना ही मिलना है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और K2MnO4 आपका ग्रीन कलर का होता है ना, K2MnO4 आपका ग्रीन कलर का होता है। तो ये रूल याद रख लेना। दिस इज़ द स्टेप 1, है ना। होने को वो 1 मिनट में ख़त्म हो सकती थी, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समय लगेगा। अब स्टेप 2, अभी आप K2MnO4 में पहुँचे हो, जिसमें मैंगनीज आपका +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू +7, मतलब आपको इसे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा फिर से। पहले MnO2 का ऑक्सीडेशन हुआ K2MnO4 में, अब फिर से आपको K2MnO4 का ऑक्सीडेशन करना होगा KMnO4 में। तो अगेन आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर या तो आप क्लोरीन को लेते हो, ठीक है ना। ये जो फ्यूज्ड मास से, मतलब जो अकॉर्डिंग टू NCERT बुक एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ूँ, फ्यूज्ड मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर, पहले इसे वाटर से एक्सट्रैक्ट करा, ठीक है, एंड देन इज ट्रीटेड विथ करंट ऑफ क्लोरीन और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट मैग्नेट इनटू परमैग्नेट। तो स्टेप 2 है हमारा फ्यूज्ड मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर एंड देन वाटर के साथ ट्रीट कराने के बाद एंड देन इट इज treated, then it is treated with current of chlorine और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट है ना मैग्नेट into पर मैग्नेट। ये है आपका मैग्नेट, मतलब आपका मैग्नेट मतलब पर MnO4 -2, और पर मैग्नेट का मतलब है आपका, है ना, MnO4-। तो क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, CO2 कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है ना। Cl2 हो या ओजोन हो,
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं बेटा। तो इन्होंने +6 को +7 में बदल दिया। CO2 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, फिर ये क्यों रोल प्ले कर रहा है? CO2 भले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बेटा, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड। और ये एक रूल है फिर से जैसे ऊपर लिखा है, K2MnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट इज अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में K2MnO4 अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो मैं कल रिएक्शन लिख के ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, थोप नहीं दे रहा हूँ आपके ऊपर कि रट लो, मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि पहले लॉजिक पता होना चाहिए। +7 से +6 में जा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत थी। अब ये भले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, बट ये एक आपका K2MnO4 एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल पाया गया है। जैसे इफ़ यू रिमेंबर, मैंने डाइक्रोमेट, वैसे तो अगला कंपाउंड इसके बाद डाइक्रोमेट ही करेंगे, बट उसमें मैंने काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन करा है। क्या एक्सप्लेन करा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये केवल और केवल अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम एसिडिक मीडियम में ही करता है, क्योंकि बेस मिलाते ही ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में, है ना, बेस मिलाते ही कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में, ठीक है ना। वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन तो नहीं है बेटा, क्योंकि डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और क्रोमेट में भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6, बट यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन है ना। K2MnO4 अनस्टेबल होता है एसिडिक मीडियम में और डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है, इट शोज डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन शो करने का मतलब भी है, अभी ये जिस ऑक्सीडेशन नंबर में है उससे अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। +6 में है बेटा, बढ़ाने का मतलब पक्का इसे जाना पड़ेगा किसमें, आपका +6 में, ये सॉरी +7 में। तो K2MnO4 ऑलरेडी है बेटा, +7 में जाएगा तो KMnO4 बनना ही बनना है, और साथ में ये +4 में जाता है। तो इन K2 पोटेशियम परमैंगनेट की जो साइड में रिएक्शंस आ रही हैं बेटा, इन रिएक्शंस को लर्न करना, याद करना कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जेई में तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, नीट में कम है, बट ठीक है, अगर एक भी क्वेश्चन पूछ लिया और हम वो छोड़ के आना पड़ जाए इतना अच्छा कोर्स फॉलो करने के बाद, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बचा, ठीक है ना। हमारे लिए तो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। आउट ऑफ सिलेबस अगर वो कोई चीज़ पूछेगा तो वो तो छोड़ना ही बेटा, बट सिलेबस के अंदर की चीज़ों को तो लॉजिकली समझ के चले। तो अब अगर आप तीनों की बैलेंस रिएक्शन लिखोगे तो कुछ भी नहीं है ना। पहला देखो 2 भी मैंने पहले ही डाल दिया, चलो मैं 2 को भी नहीं डालूँ। तो 2 तरीके हैं। पहला स्टेप 2 जो है इसका फर्स्ट तरीका ये, दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, वो पहले बताना भूल गया बाय मिस्टेक, अब बताऊँगा। तो K2MnO4 जो बना है इसकी रिएक्शन Cl2 से करो। अब मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो K2MnO4 को तो पक्का KMnO4 में बदलना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, Cl2 को अगर वो इसे ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा। रिएक्शंस के लॉजिक ऐसे ही बना सकते हो आप, प्रोडक्ट खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो Cl2 को खुद क्या होना है भैया, रिड्यूस होना है। 0 में ऑलरेडी है बेटा, रिड्यूस होके किस में जाएगा, केवल -1 में ही जा सकता है, क्योंकि हैलोजन फैमिली की लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर भी होगी बेटा, Cl2 ने आपका खुद कन्वर्ट हुआ होगा किसमें, KCl। एन फैक्टर देखोगे आप वापस तो +6 से +7 1, और Cl2 में 0 से -1 1 का, बट 2 एटम है तो 2, तो इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बैलेंस करो। मैंगनीज 2 हैं तो इसे 2 बनाओ, ठीक है। अब यहाँ से 2 पोटेशियम बच गए और 2 क्लोरीन है, 2 KCl। ये इतनी सिंपल सी रिएक्शन। बट पहले मीनिंग तो पता हो कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप बिना मीनिंग समझे हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा कि आपको याद नहीं रखना है, बाद में भी आपको याद रखना है, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद याद रखना और केवल रटना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। यही सेम काम ओजोन करेगा, यही सेम काम ओजोन करेगा, है ना। तो ओजोन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कैसे करता है, O3 को किस में बदलता है, O2 में। ये O3 को बदल देता है किस में, आपका O2 में। तो इसका खुद का प्रोडक्ट, O3 का प्रोडक्ट जो होगा वो O2, और इसका प्रोडक्ट हमें पता ही है, इसका प्रोडक्ट है KMnO4, ठीक है।
अब यहाँ पर वाटर आने के एक्स्ट्रा चांस हो सकते हैं, आपके वाटर आने के एक्स्ट्रा चांस यहाँ पर हो सकते हैं। क्यों होंगे वाटर आने के एक्स्ट्रा चांस? देखिए पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 1 हो रहा है, तो ये पोटेशियम जाएगा कहाँ? अगर इसका कोफिशिएंट 2 हुआ तो KMnO4 का कोफिशिएंट तो 2 ही करना पड़ेगा मैंगनीज को बैलेंस करने के लिए, बट पोटेशियम तो 4 हो रहा है, पोटेशियम कहाँ जाएगा? तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा वाटर आएगा जो पोटेशियम को KOH में कन्वर्ट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में वाटर आएगा जो पोटेशियम को KOH में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को लॉजिकली समझो, रिएक्शंस को समझने में काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। और इनऑर्गेनिक, जब आप ऑर्गेनिक में इतने ज़्यादा मैकेनिज्म वगैरह इतनी रिएक्शन से याद करते हो बेटा, तो कुछ काम की अच्छी रिएक्शंस आप इनऑर्गेनिक में भी लर्न करेंगे तो नुकसान नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाटर पक्का आएगा ही आएगा। चलो उसको तो बाद में डाल लेते हैं। अब एन फैक्टर की बात करें बेटा, तो एन फैक्टर ओजोन का तो 2 होता है। क्यों होता है? ऑलरेडी बता दिया, O3 कन्वर्ट हो रहा है O2 में प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, इस वजह से उसका 2 है एन फैक्टर। और K2MnO4 का एन फैक्टर बता ही दिया 1 है। तो अगेन दे विल बी इन 2:1 के रेशियो में। ठीक है, ये मैंने बोला ही था, ये 2 होगा तो इसको 2 होना ही पड़ेगा। ठीक है, O3 का O2 बना ही है। अब 2 पोटेशियम जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो आपका बदलेंगे किसमें? KOH में। अब ठीक है, इसलिए वाटर एक ही आएगा। अगर सब कुछ सही होगा तो बार बार मैंने बोला है कि ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। यू कैन चेक, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। 2 4 जा 8 + 3 11 + 1 12, 2 4 जा 8 + 2 10 + 2 12। खत्म कहानी, आपका हो गया ये काम। ठीक है ना। अब तीसरी, और अब आप चाहो इसको तो देखो दूसरे मैकेनिज्म से समझ लो आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन। अब बेसिक प्रोसेस से चलो, O3 कन्वर्ट हुआ O2 + O में। अब सेकेंड स्टेप में इस K2MnO4 को आपको बदलना है किसमें? KMnO4 में। ये तो आपको पता है, इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो ये आपको पता है बेटा। अब ये कैसे बदलेगा? एक पोटेशियम जो एक्स्ट्रा बदला तो मैंने बोला ही है कि वो फिर KOH में ही आएगा। ठीक है ना, बट ये KOH आया तो लेफ्ट हैंड साइड में वाटर आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वाटर आएगा। हाइड्रोजन 2 हैं तो इसे आपको 2 बनाओ, पहले इसे 2 बनाओगे। ठीक है, तो पोटेशियम 3 तो नहीं हो सकते, फिर इसे भी 2 बनाओ ताकि इसे 2 बनाओ। ठीक है, अब इसमें पक्का ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, देख लेना। तो 2 4 जा 8 + 1 9 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर आपके पास 2 4 जा 8 + 2 10 ऑक्सीजन। हर चीज़ लॉजिक से चल रही है। केमिस्ट्री को जो आप लोगों ने रटने वाला सब्जेक्ट बनाया है वो आप ही की देन है। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल, तो उधर 10 थे, इधर आपके 9 हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा। तो अगर आप इस फॉर्म में करोगे, यू कैन बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ हाफ रिएक्शन ऑल्सो। अगर आप हाफ रिएक्शन से करना चाहते बेटा, है ना, एक हिंट दे दे रहा हूँ, ज़्यादा तो फिर लेंदी होता चले जाएगा। O3 को हाफ रिएक्शन से करोगे O2, तो हाफ रिएक्शन में क्या रूल था आपका? हाफ रिएक्शन में रूल था कि पहले एटम्स को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज। O3 से O2 और कोई एटम है ही नहीं, सीधे ऑक्सीजन को ही बैलेंस करोगे। मान लो मैं एसिडिक मीडियम में ले लेता हूँ, तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर H2O डालूंगा, अपोजिट साइड में 2H+, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैंने आपसे अभी बोला ही था कि ओजोन का एन फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, तब आपको नीचे वाली रिएक्शन को भी हाफ रिएक्शन के फॉर्म में ही बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, और वो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। ठीक, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मेरा काम है कि मैं आपको चीज़ों को समझा दूं बेटा ढंग से, कि फिर उसका जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ, तीसरा ऑप्शन आपके पास और भी अच्छा है कि सर हमें तो कुछ नहीं करना है, ना हमें फर्स्ट अप्रोच से रटना है, ना हमें इस मेथड से करना है नेसेंट ऑक्सीजन से, ना हमें हाफ रिएक्शन से करना है। हमारे लिए चौथा ऑप्शन है सबसे सही, कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं करा सकता हूँ, फिर तो मैं केवल, ठीक है ना, हाथ बांध के खड़ा हो जाऊँ आपके सामने। चौथा ऑप्शन है आपके पास बेटा ना, बट मैं तो 4 चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, 3 तरीक़ों से समझा रहा हूँ एक ही रिएक्शन को कैसे कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद आपने ऐड करा तो हो गई कहानी आपका O3 + 2 K2MnO4 + H2O, it will give you 2 KMnO4 + 2 KOH + O2। ठीक ना। अगली कहानी मैंने आपसे अभी बोली, क्या बोली कि CO2 अगर आ गया तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है ना, पहले तो मैं रूल ही लिखा लूँ बेटा,
इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जहाँ जहाँ रूल आ रहे हैं मैं बताते चल रहा हूँ। तो पहला रूल ये था कि MnO2 के साथ अगर कभी भी MnO2 के साथ कभी भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस आया तो K2MnO4 ग्रीन कलर का आपको कंपाउंड मिलना है। दूसरा रूल है बेटा कि K2MnO4 इज अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम K2MnO4 is unstable in acidic medium and disproportionate into है ना KMnO4 and MnO2। ठीक है, एसिड कोई भी हो सकता है बेटा। अभी राइट नाउ तो CO2 है, मतलब पहले मैं अब इसी पॉइंट पर आ जाऊं तो K2MnO4 की रिएक्शन जब आपने CO2 से कराई, ठीक है, हो सकता है पानी की ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूँ, तो आपको एक प्रोडक्ट तो कन्फर्मली पता पड़ गया KMnO4, दूसरा MnO2 है ना, तीसरा चौथा कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली चांस तो है K2CO3 बनेगा, ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि वाटर आएगा, K2CO3 बन जाएगा बस यहाँ पर आपका, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम देख लो फिर से वानिश, ये 2 हैं ये 1 है, तो जो भी कोफिशिएंट होगा बेटा, पोटेशियम तो कभी बैलेंस होने वाले हैं ही नहीं, तो बचा हुआ पोटेशियम जो है वो आपका CO2 से रिएक्ट करके K2CO3 बनाएगा। तो इस तरह से थोड़ा जजमेंट लेना, आप अपना भी समझें, प्रोडक्ट्स वगैरह का आपका ही बेस बन रहा है ना, बगल वाले का बेस नहीं बन रहा बेटा ना, फ़ायदा आप ही का हो रहा है। चलिए, तो अब अगर हम लोग बात करें, मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन में रूल क्या बताया था, रिएक्शन को बैलेंस करने का, उल्टा करा करो, ये +7 ये +4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी +6, +7 से +6 कितना एन फैक्टर 1, तो इसका 1 है बेटा। उल्टा करा करो डिस्प्रोपोर्शनेशन को, +7 से +6 इसका 2, दैट मीन ये 2:1 के रेशो में होंगे। अब यहाँ पहले हम फिक्स कर रहे हैं, यहाँ जैसे ही फिक्स कर दिया आपने, मैंगनीज के कितने एटम हो गए आपके पास, 2 और 1 3, तो ये 3 हो गया, इज इट क्लियर, ये 3 हो गया। अब ये 3 हो गया तो पोटेशियम 6 हो गए, मैंगनीज तो बैलेंस है, पोटेशियम 6 है, बट आपके पास पोटेशियम केवल अभी 2 है, तो मैंने बोला ही था कि पक्का आपका K2CO3 बनेगा, और कितना बनेगा 2, ताकि पोटेशियम बैलेंस हो जाए, और 2 हो गया तो CO2 का कोफिशिएंट पक्का 2 होगा। और हमेशा है ना, अब मैं बस आ रहे हैं, बस प्रॉपर्टीज़ पे आ रहे हैं बेटा, तो 1-2 रिएक्शन वहाँ पर भी बैलेंसिंग की और बताऊंगा, उसके बाद अब आपके ऊपर है, फिर तो वही डंडी खींचेंगे कि KMnO4 किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है, जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो आप क्रॉस चेकिंग के लिए फिर से यू कैन सी ऑक्सीजन देखोगे, 3 4 जा 12 + 4 16, 2 4 जा 8 + 2 10 और 3 2 जा 6 16। तो मैं एक लॉजिक सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि आखिरी में एक एटम हमेशा रहेगा। अब इसकी जगह देखो है ना, अगर बोर्ड में आ जाए क्वेश्चन बेटा कि K2MnO4 की रिएक्शन H2SO4 के साथ, K2MnO4 की रिएक्शन H2SO4 के साथ, राइट कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन। तो रूल्स आपको पहले याद रखने हैं, उसके बाद अब आपको रूल पता है भैया कि K2MnO4 अगर एसिडिक मीडियम में आया तो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, तो आपको KMnO4 MnO2 मिलना ही है बेटा। और तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पर है ना, तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पर ये बेसिकली डायरेक्ट एसिड था बेटा, बट आप इसे समझ सकते हो कि ये बेसिकली H2CO3 है। अगर पानी होता तो H2CO3 होता। यहाँ पर जैसे एक प्रोडक्ट वाटर भी होगा है ना, इस H2SO4 को मैं क्या इमेजिन कर सकता हूँ, इसे मैं H2O + SO3 भी तो इमेजिन कर सकता हूँ। अब नया क्वेश्चन और जेई वाला बनाने की कोशिश करे या नीट वाला बनाने की कोशिश करे तो कैसे करेगा, वो बोलेगा K2MnO4 के एक्वस सॉल्यूशन में अगर SO3 गैस को बबल कराया तो क्या होगा, है ना। नए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं बेटा, जो इन्फॉर्मेशन पता होती है उनका मॉडिफिकेशन। K2MnO4 के एक्वस सॉल्यूशन में SO3 को बबल कराया तो क्या होगा, जो CO2 को बबल कराने से हुआ था वही SO3 को होगा, वही H2SO4 से होगा। लॉजिक फिक्स है, इसलिए मैंने रूल लिखा है
कि रूल पता हो, बाकी कहानी सिंपल। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बेटा वाटर भी बनेगा और एक प्रोडक्ट पक्का K2SO4 भी बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने वैसे भी बोला है बार बार आपसे, पता नहीं कितनी बार बोला है कि मेटल आयन हमेशा एसिड के एनायन से जुड़ता है। अब अगर एसिड नहीं है बेटा तो वो उसी एसिड का एनायन मनी मन सोचो, CO2 का एनायन क्या बनता, कार्बोनेट ही बनता है ना, SO3 का एनायन क्या बनता, सल्फेट ही बनता, उनसे जुड़ेगा। तो ये एक लॉजिक अपना माइंड में सेट कर लें कि कैसे हो रही हैं रिएक्शंस, ठीक है। और अब वापस ये तो फिक्स है बेटा कि ये 1:2 के रेशो में रहेंगे, इसलिए आपको K2MnO4 3 लेना पड़ेगा। पोटेशियम आपके पास 6 थे तो आपको K2SO4 2 लेना पड़ेगा। K2SO4 2 लिया है तो सल्फेट 2 हो गए, सल्फेट 2 हो गए तो H2SO4 का कोफिशिएंट 2 करा और उसको 2 करा तो हाइड्रोजन 4 हो गए, इसका कोफिशिएंट 2 करा। हमेशा आपके पास आखिरी ऑप्शन ऑक्सीजन को बैलेंस करने का रहता है। क्रॉस चेक के लिए 3 4 जा 12 प्लस 8 20, 2 4 जा 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 प्लस 8 20, है ना। अब इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं आता है, जितना आता है उतना मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों में से कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हो, ऑल 3 आर इम्पॉर्टेंट, पूछी जा सकती हैं आपसे। बोर्ड वालों को तो सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, क्या कि राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है फ्रॉम इट्स ओर। तो पायरोलुसाइड ओर से KMnO4 की रिएक्शन लिखने के आपको ये 2 स्टेप है। इन्हीं 2 स्टेप में बस एक मॉडिफिकेशन करा रहा हूँ बेटा कि एक बार K2MnO4 बन गया उसके बाद आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है ना। ये आपका पहला तरीका है बेटा, इसके बाद दूसरा तरीका भी है ना। कायदे से मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए था, इसलिए मैंने बोला ही था कि एक चीज़ मैं भूल गया। स्टेप 2 में मुझे लिखना था कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 इनटू KMnO4। तो आप प्लीज़ नोट कर लेना अगर आपके पास एक लाइन हो। स्टेप 2 में पहले लिख लेना कि कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 इनटू KMnO4, और K2MnO4 को KMnO4 में बदलने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। ये पहला तरीका था। दूसरा कि आजकल जो कमर्शियल स्केल पे करा जा रहा है ना, कमर्शियल स्केल का मतलब ही होता है बेटा इंडस्ट्रियल तरीके में ना। तो कमर्शियल स्केल या इंडस्ट्रियल तरीके में इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, MnO4 माइनस, है ना। सेकेंड तरीका है कमर्शियल स्केल पे इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ MnO4 माइनस। पहले पायरोलुसाइड ओर से K2MnO4 माइनस 2, ठीक है। पहले पायरोलुसाइड ओर से बेटा आप आ जाओ K2MnO4 पे, और मैंने पोटेशियम हटा दिया है, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो पर मैग्नेट से मतलब है MnO4 माइनस से। अब वो पोटेशियम होगा तो KMnO4 ही बनना है पक्का है, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराओ, मतलब MnO4 माइनस 2 को आपको ऑक्सीडेशन कराने का मतलब MnO4 माइनस में बदलना है प्लस इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोसेस कहाँ पर होगी बेटा, एनोड पर। क्यों होगी एनोड पर, क्योंकि एनोड इज द टर्मिनल एट विच ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड इज द टर्मिनल एट विच ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये कमर्शियल आजकल जो नया तरीका चल रहा है कमर्शियल स्केल में वही है, ठीक है। और लास्ट और फाइनल मेथड इसकी प्रिपरेशन की लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, तो लेबोरेटरी में इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग, लेबोरेटरी मेथड है। जब आपको लेबोरेटरी में ज़रूरत हो इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग Mn+2 सॉल्ट विथ परऑक्सी डाई सल्फेट आयन। Mn+2 सॉल्ट को आप ट्रीट करवा दो पर ऑक्सी डाई सल्फेट आयन से, तब आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम लोग Mn+2 की रिएक्शन, व्हाट इज पर ऑक्सी डाई सल्फेट आयन, हो सकता है भूल गए हो, इट इज H2O8 - 2, इसके साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स क्या होंगे बेटा, हो सकता है अभी कुछ और आए, वाटर आ सकता है। प्रोडक्ट Mn+2 आपका कन्वर्ट होगा सीधे MnO4 माइनस में, और थायोसल्फेट, ठीक है ना,
जो ये पेरोक्सीडाई सल्फेट था ये बदलेगा सल्फेट में। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कई बार, और जब तक आएगा, जब आएगा तब तक बताऊँगा। पेरोक्सीडाई सल्फेट आयन में सल्फ़र अपनी +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और सल्फेट में भी सल्फ़र अपनी +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो इसमें सल्फ़र का रिडक्शन नहीं हुआ बेटा, इस कंपाउंड में रिडक्शन ऑक्सीजन का हुआ है, क्योंकि पेरोक्सी नाम लेते ही आपके पास पेरोक्सी लिंकेज है, और पेरोक्सी लिंकेज का मतलब ऑक्सीजन -1 में था। और प्रोडक्ट साइड में आपका, अगर आप ये दो प्रोडक्ट मेजरली लिख रहे हो, तो प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन डेफिनेटली आपका किस ऑक्सीडेशन नंबर में है, प्रोडक्ट साइड में जो आपका ऑक्सीजन है वो डेफिनेटली आपका -2 में है। तो -1 से -2 ऑक्सीजन का रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन Mn+2 से +7 में गया है, इसका एन फैक्टर हो गया बेटा 5 और इसका एन फैक्टर 2। क्यों? क्योंकि दो ऑक्सीजन थे -1 वाले। इसकी स्ट्रक्चर तो हमेशा अब तक आपको, मेरे को उम्मीद है पता पड़ गई होगी बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2:5, ये 2 हो गया, वो 5 हो गया आपका। तो इसका कोफिशिएंट 2, 5 2 था इसका कोफिशिएंट 10, ठीक है ना। अब जो भी होगा बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, ठीक है, बाय H2 और NH+। बी केयरफुल, अब आयनिक रिएक्शन है, तो अब ऑक्सीजन केवल वाटर से बैलेंस नहीं होगा, वाटर के साथ साथ H+ भी आएगा, ठीक है। चलिए वाटर देखें, 5 8 जा 40 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 4 जा 8 प्लस 10 4 जा 40। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2 4 जा 8 और इधर आपका 40, तो 48 और उधर 40 है, तो दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड में 8H2 आएगा, ताकि ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 48 बन जाए, और उसका डबल 8 का डबल 16H+ अपोजिट साइड में, ठीक है। अगर आपने, अब हाइड्रोजन देखो अपने आप बैलेंस है, बट बी केयरफुल, आपको हाइड्रोजन से चेक नहीं करना है, फुल रिएक्शन में आपको चार्ज से बैलेंस करना है, ठीक है ना। अगर चार्ज दोनों तरफ इक्वल होगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होगा, अदरवाइज चार्ज जिस तरफ आपका कम होगा उस तरफ आपको उतने H+ डालने पड़ेंगे, ठीक है। और इसका एक क्रॉस में उल्टा रूल ये है कि अगर हाइड्रोजन बैलेंस है तो चार्ज अपने आप ही बैलेंस होगा। यू कैन क्रॉस वेरीफाई, 2 2 जा +4 चार्ज इसके ऊपर, 5 2 दा -10, तो +4 और -10 LHS में नेट चार्ज हो गया -6। राइट हैंड साइड में देखें बेटा -2, 10 और इंटू ऊपर -2 है -20, तो नेट चार्ज -22 और +16, इसलिए नेट चार्ज राइट हैंड साइड में भी -6, ठीक है। तो हर एक तरीके की रिएक्शन को बेटा बैलेंस करना, KMnO4 में मैं पूरा स्ट्रेस में समझाऊंगा, K2Cr2O7 में मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, जस्ट लिखते जाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो आती हैं वो H2O2 में आती है, ओजोन में आती हैं, सबसे ज़्यादा तो फिक्स है KMnO4 और K2Cr2O7, मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा इन्हीं की पूछी जाती है। बट थोड़ा बहुत आपका, आप H2O2 की भी रख सकते हो, ओजोन को भी रख सकते हो, और जनरल रूल यही होते हैं बेटा, है ना। जनरल रूल फिक्स हैं जो अभी मैं KMnO4 में लिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ KMnO4 बनता कैसे है, थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि रिएक्शंस मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से समझाई है। जल्दी से आप नोट डाउन करें तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बेटा, अब अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आए, बनाने में काफ़ी समय लग गया हमें, ठीक है, बट वो समय काम का ही है क्योंकि बेस बना रिएक्शंस का हमारा। अब अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आए तो KMnO4 जो है एक पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी में बस आपको इतना ही लिखना है, और बाकी तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही है। ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इतना बोलेंगे क्या बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि KMnO4 इज ए पर्पल कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। KMnO4 इज पर्पल कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मॉडरेटली सॉल्युबल
in water. It is moderately soluble in water. ठीक है, और मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका कलर किस वजह से ना, नॉर्मली हमने बात करी थी बेटा कि कलर जो होता है बॉन्डिंग में, मैंने 2 रीज़न कलर के बताए थे। फेजांस रूल की वजह से कंपाउंड्स को कलर मिलता है, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ एनायन, और दूसरा मैंने बताया था आपको कि हैलोजेंस का जो कलर होता है वो HOMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल से LUMO लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जाना। ठीक है, फिर तीसरा और चौथा रीज़न हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में करा था। हो सकता है आपने ऑर्डर आगे पीछे रखा हो बेटा, कोऑर्डिनेशन ना पढ़ा हो अभी, वो आपके ऊपर है, बट वहाँ मैं 2 रीज़न बता चुका हूँ। थर्ड और फोर्थ रीज़न जो होता है कलर का, थर्ड रीज़न है DD ट्रांजिशन, T2G से EG या EG से T2G में इलेक्ट्रॉन का जाना, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आता है। तीसरा रीज़न कलर का वो है, और चौथा रीज़न है चार्ज ट्रांसफ़र, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, है ना। यहाँ पर KMnO4 का जो पर्पल कलर है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि MnO4 माइनस में मैंगनीज अपनी किस ऑक्सीडेशन नंबर है, +7, और +7 ऑक्सीडेशन नंबर होने का मतलब बेटा ये D0 फॉर्मेट में, +7 ऑक्सीडेशन नंबर होने का मतलब ये D0 फॉर्मेट में, ठीक है ना, क्योंकि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर जो है Z वो 25 है, ठीक है, और Z25 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है AR 3D5 4s2। तो अगर Mn+7 हो गया तो ये सातों इलेक्ट्रॉन उसके चले गए, तो इसका जो कलर है आपका वो मोमेंटरली चार्ज ट्रांसफ़र फॉर्म ऑक्साइड टू मैंगनीज, जिसकी वजह से ये जो MnO4 माइनस है ना, स्ट्रक्चर की बात करूँ बेटा, किस तरह की स्ट्रक्चर होगी, O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है ना, शेप तो कन्फर्मली टेट्राहेड्रल है बेटा, है ना, इसकी जो शेप है वो तो कन्फर्मली टेट्राहेड्रल है, बट बचा हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन कई बुक्स में sp3 लिखा हुआ होता है, कई में D3s, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही नहीं है, गलत नहीं बोलेंगे, है ना। sp3 इसलिए लिखा है बेटा कि नॉर्मली S के बाद वो 3p ले लेता है, D3s इसलिए कि भैया उससे पहले का जब D ही खाली है टेट्राहेड्रल शेप में D3s हो जाएगा, sp3 में तो एक S और 3p, p कौन कौन से, px py pz तीनों, और D3s में एक S और D कौन कौन से, टेट्राहेड्रल शेप है, एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई भी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, तो dx dy dz कुछ भी हो सकता है ना, तो ये भी ध्यान रखना। अब ये जो मैं चार्ज ट्रांसफ़र बता रहा हूँ, तो चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब ये बेटा कि ऑक्साइड जो है अभी आपका -1 में है और मैंगनीज +7 में, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो मोमेंटली ये ऑक्सीजन -2 में आता है और ये अपना +7 से +6 में जाता है, ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो आपका ऑक्साइड हो जाता है। और इसी साल कंपटीशन एग्ज़ाम में जेई में पूछा गया था क्वेश्चन आपका कि KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो किस वजह से, DD ट्रांजिशन एक रीज़न लिखा हुआ था जो नहीं है, इसका रीज़न है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, ऑक्साइड से मैंगनीज में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। और MnO4-2 स्ट्रक्चर तो उसकी भी टेट्राहेड्रली है, बस उसमें 2 ऑक्सीजन माइनस वाले हो जाएंगे, तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो है ना उसकी भी याद रखना कि इस तरह से वो भी एक टेट्राहेड्रल शेप रखता है, ठीक है। तो वी आर नॉट मच लेफ्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इम्पॉर्टेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो। सबसे पहले तो इसका हीटिंग इफेक्ट, सबसे पहला तो इसका हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट इफ़ यू रिमेंबर ऑलरेडी मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में बताया था कि जब आप KMnO4 को गर्म करते हो, 2KMnO4 ये आपको K2MnO4 देता है, ठीक है ना, प्लस MnO2 देता है, प्लस O2 देता है,
तो इसलिए मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ बेटा कि जो हम किसी की प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं वो किसी की प्रिपरेशन में जाएगा, या जो हम किसी की प्रिपरेशन में लिख रहे हैं वो किसी की प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका K2MnO4। अब ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, इतना केयरफुल रहना। यहाँ पर मैंगनीज +7 में है, ये +6, ये +4। इट इज़ नॉट अ डिसप्रोपोर्शनेशन। स्टूडेंट्स को लग जाता है इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। डिसप्रोपोर्शनेशन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना और घटना दोनों चाहिए था, यहाँ पर केवल आपकी घट रही है, तो ये हीटिंग इफेक्ट है ना। दूसरा, ठीक है, रिएक्शन विथ कॉन्क H2SO4, ठीक है। ये सिंपल सी एक रिएक्शन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको याद रखना है। तो हीटिंग इफेक्ट यू हैव टू रिमेंबर, इसको मैं याद रखने को बोलूँगा ही। सेकेंड ऐसा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट गिवन है NCERT बुक में कि अगर KMnO4 आपने एक्सेस में लिया और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कॉन्क H2SO4 के साथ कराई, तो ये Mn2O7 में बदलता है, ठीक है ना, जो अपने आप में एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। Mn2O7 में बदलता है जो अपने आप में एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। ये एक इंफॉर्मेशन दूसरी याद रखना ज़रूरी है। और तीसरी तो बेटा इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो वेल नोन है, दुनिया जहाँ को पता है। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तीसरी है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, बस। अब यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि KMnO4 इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 is a powerful oxidizing agent, ठीक है, and most important laboratory reagent। KMnO4 is a powerful oxidizing agent and most important laboratory reagent, and ठीक है ना, it can be used as a primary standard। What is the meaning of primary standard? कि इसके सॉल्यूशन को यूज़ करने से पहले दोबारा आपको स्टैंडर्डाइज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इसे आप प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगली कहानी बेटा है ना, इट कैन एक्ट एज, ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट कैन एक्ट एज oxidizing agent in acidic, it can act as oxidizing agent in acidic, neutral as well as in basic medium। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में कर सकता है काम, एंड प्रोडक्ट्स इन ऑल मीडियम आर डिफरेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट्स इन ऑल मीडियम आर डिफरेंट। तीनों मीडियम के प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक और कि क्या है ना, इट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it is powerful oxidizing agent in acidic medium। ये ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम एसिडिक मीडियम में करता है। तो अब मैं अगर उन्हीं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूं, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ को, है ना, बस यही है, इतना सही है KMnO4। हाँ, मैंने प्रिपरेशन में टाइम इसलिए लिया ताकि मैं आपको रिएक्शंस को ढंग से समझा सकूँ बेटा। वही रिएक्शंस अब आप चाहें तो घर में जितना मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, क्योंकि अब तो मैं, है ना, वो जो अपन चार्ट बनाने वाली मेथड कर रहे हैं क्लाइन खींच के, उस फॉर्म में लिख दूंगा, बट मैं एक्सपेक्ट ज़रूर करूँगा आपसे कि आप घर में हर एक रिएक्शन को बैलेंस कर करके प्रैक्टिस करें, ठीक ना, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी बेटा, ना। मैं करवाऊंगा तो दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई मना नहीं है बेटा, लेंदी होते रहेंगे सेशन, रिएक्शन से रिएक्शन बैलेंस होती रहेंगी, वो प्रैक्टिस आप करें। हाँ, कॉन्सेप्ट ज़रूर बता दूं, पहला कि अगर एसिडिक मीडियम में हुआ ये,
एसिडिक मीडियम में हमेशा ये KMnO4 जो है आपका n फैक्टर 5 शो करता है, ठीक है ना, और ये आपका बदलता है किसमें, Mn+2। फर्स्ट अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूँ, पहले मैं तीनों मीडियम बता दे रहा हूँ, फिर बस चार्ट बनाना रहेगा अपने को, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम पहला कंडीशन, तो एसिडिक मीडियम में हम लोग बोलेंगे इट कन्वर्ट्स इनटू Mn+2, इट कन्वर्ट्स इनटू Mn+2 सॉल्ट। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग बोलें तो इसका n फैक्टर कितना है आपका 5, इसका n फैक्टर 5। और अगर ये एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है तो इतना ध्यान रखना कि डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड एज एन एसिड unless otherwise mentioned, unless otherwise mentioned। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बेटा तो आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है, आपको डाइल्यूट एसिड के मतलब एसिड के तौर पर हमेशा डाइल्यूट H2SO4 लेना है। यू कैन नॉट यूज HCl एज एन एसिड। आप बोलो कि सर HCl भी अच्छा एसिड है, यू कैन नॉट यूज HNO3 एज एसिड ना आप HCl को यूज़ कर सकते हो, ना आप HNO3 को यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न बिहाइंड दैट इज़ HCl को यूज़ करोगे बेटा तो KMnO4 की प्रॉपर्टी है कि वो क्लोराइड को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर हम एसिड ले रहे हैं तो हमारा पर्पस है केवल एसिड की तरह काम करवाना, ठीक है ना। और एसिड की तरह काम करने का मतलब है एसिड का एनायन कभी भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कुछ ना हो, ठीक है। अगर आपने HNO3 को एसिड की तरह लिया है तो नाइट्रेट आयन खुद, मैंने बोला ये नाइट्रेट आयन खुद एक अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, वो नाइट्राइट में बदल जाए, ठीक है। तो हमारा काम होता है बेटा कि हम एसिड के तौर पर ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसका एनायन जो हो वो हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये थ्योरेटिकली लिखवा के पूछ सकता है बेटा, और कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए रीज़न ऑप्शन लिखे होंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा। तो डाइल्यूट H2SO4 में पहले ही मैंने बता दिया है कोई भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। कंसनट्रेटेड H2SO4 में हल्की सी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, बट डाइल्यूट में बिल्कुल भी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। अब मैं दोनों तरीक़ों से बता दूं बेटा, अगर आप KMnO4 प्लस H2SO4 ये जो तरीके मैंने बताए हैं इनका यूज़ अब है, इसलिए अब मैं ज़्यादा रिएक्शन बैलेंस नहीं कराऊंगा, बट स्केलेटन रिएक्शन लिख दे रहा हूँ KMnO4 प्लस H2SO4, ठीक है। तो अगर आपने एसिड के तौर पर इसे यूज़ करा बेटा तो Mn+2 सॉल्ट बनने का मतलब क्या है, आप मैंगनीज का तो प्रोडक्ट बनाओगे MnSO4, ओके। पोटेशियम भी आ रहा है बेटा, पोटेशियम ऑक्सीडाइज तो नहीं हो सकता, बाकी वो एसिड के एनायन से तो जुड़ेगा, मतलब K2SO4 तो बनना ही बनना है। K2 आ रहे हैं तो पहले इसे 2 करो, 5 ऑक्सीजन दिखाई देंगे आपको, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो MnSO4 प्लस H2SO4, अब ये तो हो गए, मैंगनीज को 2 करो क्योंकि Mn2 हो चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसकी बेटा, सल्फेट, 2 सल्फेट यहाँ से, 1 सल्फेट यहाँ से, 3 सल्फेट तो 3H2SO4। अब बात करो हाइड्रोजन, 3 2 6 है, ठीक है। तो आप नहीं 3 2 6 है तो इस तरफ आप सही है 3H2O, एग्रीड। अब आपका क्या ऑक्सीजन आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, ये भी बता रहा हूँ क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। गिन लो ऑक्सीजन, 2 4 8, यहाँ से सल्फेट वाला गिनने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ। क्यों नहीं गिनने की ज़रूरत है, क्योंकि सल्फेट इधर भी 3 है उधर भी 3 है, तो 8 ऑक्सीजन थे, आपके पास 3 ही है, तो इसने 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करे, है ना। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये रिएक्शन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो हर चीज़ है ही बेटा, मैं बोर्ड वालों को साथ में इसलिए बताते चल रहा हूँ कि आपको लिखना पड़ेगा बेटा ना, कंपटीशन एग्जाम में आंसर टिक करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं बोर्ड नाम ले रहा हूँ। 12th वाले स्टूडेंट केयरफुली रहें क्योंकि उनके लिए रिएक्शंस राइट एंड बैलेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, और स्केलेटन रिएक्शन इसकी ये है,
अगर आप इस फॉर्म में करते हो, ठीक है ना। और मैंने बोला ही हमारे पास दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है कि आप हाफ रिएक्शन के फॉर्म में करो, ये भी एक तरीका है। अगर आप ऑक्सीजन के फॉर्म में करोगे, जितना एन फैक्टर है उतने नेसेंट ऑक्सीजन दिखाई देंगे, और अगर आप, ठीक है ना, हाफ रिएक्शन के फॉर्म में कर रहे हो तो उतने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, ठीक है ना। तो MnO4 माइनस कन्वर्ट हुआ Mn+2 में। एसिडिक मीडियम है, क्या रूल था हमारा, इस तरफ पहले एटम को बैलेंस करा, जो बैलेंस ऑक्सीजन 4, उधर 4H2O डाले, ठीक है ना। अब जैसे ही 4H2O डाले, अपोजिट साइड में 8H+। थर्ड स्टेप होती थी हाइड्रोजन को बैलेंस करना। मैंने कोड बता दिया था बेटा, है ना, हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने का कोड बताया था। आओ हांगकांग चले, है ना, आओ हांगकांग चले। A फॉर एटम, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर चार्ज। सबसे पहले एटम जो बैलेंस, फिर ऑक्सीजन 4 थे, आपने 4H2O डाले, 8H+, क्योंकि एसिडिक मीडियम का रूल यही था। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन उधर भी 8, इधर भी 8, बैलेंस। अब चार्ज को बैलेंस करोगे, +8 और -1, प्लस का 7, यहाँ पर प्लस का 2, तो ऑब्वियसली यू कैन सी 5 इलेक्ट्रॉन। तो आई एम गिविंग यू बोथ द टेक्निक्स, बाकी आपकी मर्जी है। ये रहा, ठीक है ना। एल्कलाइन मीडियम हुआ, है ना, पहले मैं स्केलेटन रिएक्शन इसकी लिख दे रहा हूँ, फिर बस चार्ट बनाएंगे। एल्कलाइन मीडियम, और एक आधी में बैलेंस करके बता भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि केवल सबको चार्ट में लिख दूंगा। एल्कलाइन मीडियम हुआ तो एल्कलाइन मीडियम में इट कन्वर्ट्स इनटू MnO4 -2, मतलब इसका एन फैक्टर 1 है आपको, ठीक है। तो अगर इसकी भी स्केलेटन के फॉर्म में लिखोगे रिएक्शन, KMnO4 एल्कलाइन मीडियम है, देखते हैं अब ना। KOH को ही लो, क्यों लें, क्योंकि इधर आपको K2MnO4 चाहिए, उधर आपको K2MnO4 चाहिए। तो KMnO4 प्लस KOH इट विल गिव यू K2MnO4, ठीक है। पोटेशियम तो हो रहा है बैलेंस, मैंगनीज हो रहा है बैलेंस, अब बच रहा है ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका कितना हो रहा है, पानी तो बनाना पड़ेगा ना आपको, तो पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन मिनिमम 2 चाहिए, तो मैं दोनों को 2-2 कर दे रहा हूँ। 2 KMnO4 कर दिया, 2 KOH कर दिया, ताकि ये 2 हो जाए, ठीक है। तो पोटेशियम तो बैलेंस हो गया, 2 इधर से 2 इधर से 4। अब हाइड्रोजन 2 हैं तो H2O, अगर एन फैक्टर 1 है तो एक ही नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। लेट अस सी, 2 4 जा 8 + 2 10 ऑक्सीजन, 2 4 जा 8 + 1 9 ऑक्सीजन। एक नेसेंट ऑक्सीजन आपको साफ साफ दिख रहा है, ये रहा एक नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर इसको भी आप स्केलेटन फॉर्म में करोगे तो MnO4 माइनस विल कन्वर्टेड इनटू MnO4 -2, तब आपको एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर एल्कलाइन मीडियम बोला जा रहा है बेटा, अनलेस अदरवाइज मेंशन, इस एल्कलाइन मीडियम को आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम मानना है। इस एल्कलाइन मीडियम को आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम मानना है, ठीक है। अब इसका एन फैक्टर न्यूट्रल मीडियम नाम की एक्चुअली तो कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए यहीं पर लिख लेना कि हाउएवर इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, हाउएवर इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट देन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तब क्या होगा, K2MnO4, ये जो बना है K2MnO4 इज कन्वर्टेड, K2MnO4 जो बना है बेटा, ये K2MnO4 जो बना है, इट इज कन्वर्टेड इनटू MnO2 which appears as brown precipitate। MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। तो एक्चुअली है ना, न्यूट्रल नाम की कोई मीडियम नहीं होता है बेटा, बट मजबूरी में फिर हमें न्यूट्रल मीडियम बनाना पड़ता है कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया तो ये 2 K2MnO4 जो है ये डाइल्यूट हो जाता है वाटर के साथ, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2MnO2 + 4 KOH, ठीक है। और तब आपको, अब ऑक्सीजन को देखोगे, 2 4 जा 8 + 2 10, 2 + 2 आपका कितना आया है, ठीक है ना, 8, 2 2 जा 4 + 4 8,
2 नेसेंट ऑक्सीजन आपको दिखेंगे, ठीक है। इसलिए कंप्लीट रिएक्शन जब आप लिखोगे KMnO4 से लेकर MnO2 की डायरेक्ट, ठीक है, तो आपको तब नज़र आएगा, क्योंकि इसलिए मैंने एक कोड याद कराया था, आपको याद हो तो, बैन 153। ये मैं रेडॉक्स से आपको एक कोड याद करवाते आ रहा हूँ कि बेसिक मीडियम में इसका एन फैक्टर 1, एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर 5 और न्यूट्रल मीडियम में इसका एन फैक्टर 3। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तीसरा मीडियम न्यूट्रल। न्यूट्रल नाम का कोई मीडियम होता ही नहीं बेटा। एक्चुअली हर मीडियम या तो न्यूट्रल हल्का सा एसिडिक होता है या बेसिक होता है, इसलिए ध्यान रखना कि न्यूट्रल मीडियम को ही आप माइल्ड बेसिक मीडियम भी बोलते हो, है ना। न्यूट्रल मीडियम को ही हम लोग माइल्ड बेसिक मीडियम भी बोलते हैं। तो अगर हमने वाटर के साथ इसे ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, तो आपको करना नहीं, कुछ नहीं, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को उठा के ऐड कर दूं मैं, ये 2K2MnO4, ये 2K2MnO4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। आपको नज़र क्या आएगा, 2KMnO4, ये 2KOH उधर 4KOH है, आपको वो भी नज़र आने वाला नहीं है, प्लस 2H2O, इट विल गिव यू 2MnO2, ठीक है। ये 2KOH, इधर से 4 बचा, कितना KOH, 2KOH, ठीक है ना। वाटर भी एक नज़र आएगा क्योंकि ये 2H2O है, तो एक H2O कैंसिल। इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को ऐड कर रहा हूँ, प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। तो इस वजह से मैंने लिखा है कि बेसिक मीडियम में इसका एन फैक्टर 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3, बट बी केयरफुल, न्यूट्रल नाम की कोई मीडियम होती नहीं है। न्यूट्रल का मतलब माइल्ड बेसिक है, आप देख ही सकते हो, है ना, KOH तो बन ही रहा है। तो ये 3 एन फैक्टर हैं, ठीक है ना। ये स्केलेटन रिएक्शंस हैं आपकी। दिस इज फॉर एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, दिस इज फॉर एल्कलाइन मीडियम एंड दिस इज फॉर आपका फाइनली न्यूट्रल मीडियम। इनको तो याद रखना आपके लिए कंपलसरी है। और अब अगर मैं चार्ट बना दूं बेटा, है ना, एक आधा मैं बैलेंस करके दिखा भी दूंगा, बट मेजर तो चार्ट है। और रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि आप घर में हर एक रिएक्शन को बैलेंस करके प्रैक्टिस करें। नुकसान तो कुछ नहीं होगा, है ना, फ़ायदा ही होगा। नहीं करोगे तो नुकसान हो सकता है। मैं करवाऊंगा तो, है ना, सेशन अननेसेसरली लेंदी होता है, उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एक का मैं आइडिया दे ही रहा हूँ कि कैसे करना है, बाकी अब आप करते जाओ बैठ के, ठीक है। तो पहले तो अगर मैं चार्ट बना दूं कि एसिडिक मीडियम में ये क्या क्या करता है, तो KMnO4 की रिएक्शंस जो खुद पर्पल कलर का है, और केस 1 हमारा अगर एसिडिक मीडियम में, नॉर्मल जो रूल है बेटा वही करता है ना। इन जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के जो रूल होते हैं ये वही करेगा, है ना। क्या करेगा, H2S को बदलेगा किस में, सल्फर में, ठीक है ना। SO2 अगर आ गया तो उसे बदल देगा SO3 में, ठीक है। कोई आइट आ गया, कोई भी आइट आया, आइट आने का मतलब नाइट्राइट, सल्फाइट, आर्सेनाइट, और आपने हर बार देखा होगा तो हम के लिए 3 ही लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ये 3 ही है। तो इन आइट को वो एट में बदलेगा, मतलब नाइट्रेट, सल्फेट और आर्सेनेट, ठीक है। ऑक्सिलेट को CO2 में बदलेगा, ऑक्सिलेट को CO2 में बदलेगा। H2O2 आ गया, है ना। वो कोई भी ऑक्सिलेट हो सकता है ना, जैसे ऑक्सिलेट पे भी, चलो पहले ऑक्सिलेट को CO2 में नहीं लिखता हूँ, हाँ सही तो है, चलो आगे लिख देता हूँ फिर से। ऑक्सिलेट को CO2 में बदला, इसका एक एक्सटेंशन बता दूंगा जो रेडॉक्स में कर भी चुके हैं हम लोग। Fe+2 फेरस का कोई कंपाउंड आया, अब फेरस का कंपाउंड आने का मतलब क्या है, इट मे बी फेरस सल्फेट FeSO4, इट मे बी FeCN6-4, ठीक है ना। कोई भी हो बेटा, इट मे बी FeCl2 हो, हमें कोई मतलब नहीं, ये उन्हें Fe+3 में बदलेगा। ये जनरल रूल है जो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए वैलिड है, और KMnO4 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि KMnO4 सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Fe+3
और अगर फेरस हुआ बेटा तो फेरिक सल्फेट, ठीक है। FeCN6 -3 हुआ तो मतलब -4 हुआ तो FeCN6 -3 में कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए वो आपसे बोल रहा है कि फेरस ऑक्सलेट है आपके पास, इसलिए मैंने बोला कि बाद में बता देता हूँ। फेरस ऑक्सलेट है, अब पूछे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। मीडियम एसिडिक है, अगर मैं बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूँ, कंप्लीट एंड बैलेंस वाला क्वेश्चन हो और कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए तो प्रोडक्ट टिक करने वाले हों। ऑक्सलेट जहाँ पर भी आएगा CO2 तो बनना ही बनना है, कंफर्म है। वो किसी के साथ भी आ जाए, अकेला भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। साथ ही साथ फेरस है तो फेरिक बनेगा, है ना। अगर मीडियम आपने H2SO4 ही लिया है बेटा तो फेरिक वाला कंपाउंड आपका पक्का फेरिक सल्फेट होगा। तो ये देखिए नई चीज़, अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है ना। H2O2 हो गया। ऐसे नहीं कि आपको लग रहा है कि आप बड़ी आसानी से रिएक्शन लिख ले जाओगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। ये रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे 8, 10, 12 अपने आप समझ में आ जाएंगी, है ना। जैसे Fe+2 की प्रैक्टिस कैसे करना है, आपने K4 FeCN6 लिया, उसको K3 FeCN6 में बदला। पोटेशियम जो एक्स्ट्रा आ रहा है, बार बार बोल ही रहा हूँ, मीडियम अगर H2SO4 है आपका तो पोटेशियम एक्स्ट्रा किस में कन्वर्ट होगा, K2SO4 में कन्वर्ट होगा। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है ना। FeCl2 है तो FeCl2 आपको बदलना किस में पड़ेगा, Fe+3 में, ठीक है ना। फेरस नाइट्रेट है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके होगा ना। कोई भी हैलाइड हुआ X माइनस हुआ हैलाइड, इट में भी HX हो गया, इट में भी KX हो गया, इन्हें अनलेस अदरवाइज मेंशन ये X2 में बदलेगा। बट बी केयरफुल, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट आपका फ्लोराइड, क्योंकि बार बार मैंने बोला है कि फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज कराने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज कराने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। थायोसल्फेट हुआ S2O3-2, इसे कन्वर्ट करेगा वो टेट्राथायोनेट में S4O6-2। इस तरह से लिस्ट विल गो ऑन, एंडलेस है लिस्ट बेटा। जो मोस्ट कॉमन है वो सब मैंने लिखा दिए, ठीक है। और खुद किस में कन्वर्ट होगा, है ना। इट विल बी इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू Mn+2, और Mn+2 जो है वो कलरलेस होता है। और अगर आपका मीडियम वास्तव में एसिडिक ही है तो फिर पक्का MnS मतलब एसिडिक मतलब डाइल्यूट H2SO4 ही है मीडियम में, तो फिर पक्का MnSO4 ही बनेगा, ठीक है। अब एज प्रोमिस्ड मैं एक आधी रिएक्शन, जैसे फर्स्ट रिएक्शन तो फिक्स है बेटा ना, मान लो एक आधी रिएक्शन में बैलेंस करके समझाने की कोशिश करो। FeSO4 थोड़ी सी टिपिकली ले लेता हूँ कि FeSO4 है भैया, आप उसे बदलोगे किसमें, कंप्लीट रिएक्शन बोर्ड वालों के लिए और कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए भी बोलूँगा दोनों, जैसे ना कि फिर बोर्ड वाले बोले FeSO4 को फेरिक सल्फेट में बदलना है। आपने पहले इसे 2 करा बेटा, ठीक है, इसे 2 करा आपने, उसके बाद Fe तो 2 हो गए, सल्फेट 3 है, तो आपके पास पता ही है कि मीडियम के तौर पर आपको H2SO4 ही लेना है, तो मैंने एक H2SO4 और डाला, ठीक है। इससे सल्फेट हो गए 3, अब 2 हाइड्रोजन आ गए हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या डाला बेटा, H2O डाल दिया। और अब अगर बच रहा है कोई डिसबैलेंस तो वो ऑक्सीजन ही है, तो ये रहा आपका नेसेंट ऑक्सीजन, ये रहा आपका नेसेंट ऑक्सीजन। इज इट क्लियर। KMnO4 की बेसिक स्केलेटन रिएक्शन ये रही आपकी, उसमें 5 नेसेंट ऑक्सीजन, अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो इसमें 5 नेसेंट ऑक्सीजन आपके रिलीज हो रहे थे, यहाँ पर 1 नेसेंट ऑक्सीजन। तो आपको पहले इस पूरी रिएक्शन को, ठीक है, कई बुक्स में KMnO4 की रिएक्शन इसी फॉर्मेट में बैलेंस करके बताई जाती है। तो पहले आपको इस पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5O + 10 FeSO4 + 5 H2SO4, it will give you Fe2SO4 whole thrice + 5 H2O। और फिर इसी के नीचे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक स्केलेटन रिएक्शन KMnO4 की याद रखो, बाकी के लिए बस ऐसे ही लिखो। फिर आप इसके नीचे अपनी KMnO4 वाली रिएक्शन लिखो, KMnO4 + 3 H2SO4, ठीक है ना। ये आपका कंबाइन करके क्या देगा, 2 MnSO4, ठीक है ना, प्लस
K2SO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। जब आप दोनों को ऐड करोगे बेटा, ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी वो ख़त्म, और नेट रिएक्शन लिखी जाएगी 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 5 प्लस 3, है ना। अब जो कॉमन चीज़ें हैं उनको जोड़ते चलोगे, 5 प्लस 3 8 H2SO4, इट विल गिव यू फेरिक सल्फेट दैट इज Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 2 MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 5 प्लस 3 8 H2। हर एक में यही काम करना है बेटा आपको, है ना। जैसे कुछ कुछ जरूर नहीं कि हर एक में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ भी है। जैसे H2S को सल्फर में बदलोगे तो कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप बस सीधे इतना लिखोगे H2S प्लस O गिव्स H2O प्लस S। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको इस रिएक्शन को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि इधर 5 नेसेंट ऑक्सीजन है, ताकि ऑक्सीजन कैंसिल हो। अगली रिएक्शन में भी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। SO2 को O दोगे, SO3 में बदल गया, लाइक दिस। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं हर एक रिएक्शन को इस तरह से लिखते चले गया तो वो टाइम ही खोटी होगा, सेशन अननेसेसरली आपका लंबा होता चले जाएगा। ठीक है ना, वो उतना लंबा सेशन में चाहता नहीं हो। तो एसिडिक मीडियम की इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखें। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज़ की बेसिक मीडियम की क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बेसिक मीडियम की, एल्कलाइन मीडियम की जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल ही रहा हूँ बेटा ना, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी गई। तो जो भी चीज़ पूछ ली है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो ही गई है, क्योंकि कभी भी वो वापस रिपीट कर सकता है। तो अब बच रहा है कौन सा मीडियम, KMnO4 जो पर्पल कलर का है, और कौन से मीडियम में आपका एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में जो काम की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, ये खुद जब तक कुछ नहीं बोला जाए बेटा ना, आपको MnO2 में बदलना है। ये खुद आपको MnO2 में बदलना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ब्रोमाइड को ब्रोमाइड में, बी केयरफुल। एसिडिक मीडियम में तो इसने ब्रोमाइड को ब्रोमीन में बदला था, बट बेसिक मीडियम में ये ब्रोमाइड को ब्रोमेड में, आयोडाइड को आयोडेट में, इसको मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है ना। इवन H2O2 या ओजोन भी बेटा Ki को नॉर्मली तो बदलते हैं I2 में, बट अगर बेसिक मीडियम हुआ तो वो हमेशा आयोडेट IO3 माइनस में बदलता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में I2 डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर जाता है। रीज़न आपको पता होना चाहिए। I2 की रिएक्शन अगर आपने OH माइनस के साथ कराई, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये मैं समझा के आपको थक चुका हूँ। NaOH मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस ब्लॉक का केमिकल था उसके साथ, है ना। तो NaOH के साथ भी मैंने समझाई, और इन जनरल मैंने बोला था दुनिया का कोई भी बेस क्यों ना हो जाए, NaOH के साथ, ठीक है, या दुनिया के किसी भी बेस के साथ 5 कंपाउंड, 5 नॉन मेटल्स डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करती हैं। फॉस्फोरस था, सल्फर था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो I2 जो है अगर बेसिक मीडियम होगा तो I माइनस और OI माइनस बनाएगा, और अगर OH माइनस हॉट एंड कंसनट्रेटेड हुआ तो I माइनस और बनाएगा क्या, IO3 माइनस, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअल प्रोडक्ट IO3 माइनस ही रहेगा। आप बोलोगे सर कोल्ड एंड डाइल्यूट हुआ तो क्या होगा। अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट हुआ बेटा, ये जो OI माइनस बनता है, ये भी मैं आपको हैलोजन फैमिली में बता चुका हूँ कि एक्चुअली फ़र्क प्रोडक्ट में आता ही इसलिए है कि वो वापस OI माइनस भी कंसनट्रेट आपका डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। दिस OI माइनस आल्सो शोस डिस्प्रोपोर्शनेशन, वो फिर से IO3 माइनस और I माइनस में बदलता है। मतलब एक्चुअली IO3 माइनस, मान लो ये दोनों बने भी बेटा, तो ये I माइनस भी फिर से KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा OI माइनस में,
OI माइनस फिर से बदल जाएगा IO3 माइनस, मतलब एक्चुअली मेजर क्वांटिटी में जो आपको प्रोडक्ट नज़र आएगा वो हमेशा पर आयोडेट, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं मान रहा हूँ, है ना। अगला जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान रहा हूँ वो है थायोसल्फेट। एल्कलाइन मीडियम में उसने थायोसल्फेट मैंने यहाँ पर भी लिखा है, बट उसने उसे बदला था टेट्राथायोनेट में H4O6-2, बट बेसिक मीडियम में ये उसे सीधे सल्फेट में बदलता है। तो इन दो को, है ना, 4 ही है, ये दोनों पूछे जा चुके हैं, और तीसरा भी, मतलब 4 में से 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरा है बेटा Mn+2 को ये MnO2 में बदलता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये खुद तो बदल ही रहा है MnO2 में, ये खुद तो बदल ही रहा है किसमें, MnO2 में, साथ ही साथ Mn+2 को भी, मैग्नेस सॉल्ट्स को भी MnO2 में बदलता है। इसलिए ये रिएक्शन एक बार जेई में पूछी गई थी बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, KMnO4 MnSO4 की रिएक्शन, ठीक है ना, और इसका प्रोडक्ट आपका MnO2 ही है, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा हो गया है। क्यों हो गया उल्टा? यहाँ +7, यहाँ +2, यहाँ +4, तो इट इज़ रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो भले रिवर्स ही क्यों ना हो बेटा, आपको मैंने हमेशा बोला है कि आप n फैक्टर निकाल के ही बैलेंस करोगे, ठीक है ना। तो इसका n फैक्टर और n फैक्टर कहाँ से निकालोगे, जिस तरफ 2 होंगे, है ना। नॉर्मली डिस्प्रोपोर्शनेशन में प्रोडक्ट साइड में 2 कंपाउंड होते हैं, अब रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, तो इसकी मैं बैलेंसिंग समझा भी दे रहा हूँ आपको। तो इसका n फैक्टर +7 से +4 3, इसका +2 से +4 2, तो ये 2:3 के रेशो में होंगे बेटा। टोटल मैंगनीज यहाँ से 2, वहाँ से 3, 5 मैंगनीज, इसलिए 5 MnO2 लगाओगे, एग्रीड। और उसके अलावा आपका 5 MnO2 को लगाने का अब जो भी बच रहा है, देखो ना क्या क्या बच रहा है, पोटेशियम बच रहा है बेटा, सल्फेट बच रहा है। अब इसमें देखो अपना दिमाग लगेगा, K2 का तो SO4 बना दो, उसके अलावा अभी 2 सल्फेट और बच रहे हैं, तो साथ में 2H2SO4 बना दो। 4 हाइड्रोजन आए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2H2O डाल दो। अब हाइड्रोजन बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, मैंगनीज बैलेंस, सल्फर बैलेंस, तो पक्का ऑक्सीजन क्रॉस बैलेंस होगा ही होगा। क्रॉस चेक करो, ऑक्सीजन पक्का बैलेंस मिलेगा। 2 4 जा 8, ठीक है ना। सल्फेट वाला मैंने बोला है कभी गिनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सल्फेट तो दोनों तरफ बराबर है। तो 2 4 जा 8 + 2 10, ये रहा 5 2 10। तो ये रिएक्शन ही मैं अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मानता हूँ, ठीक है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग K2Cr2O7 करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रोमाइट और है, उससे बस बनाने की मेथड नहीं आएगी, क्योंकि बाकी कहानी एग्जैक्टली सेम है। जो काम KMnO4 ने करा है, स्केल्टन रिएक्शन भी ऐसे ही लिखोगे, बस KMnO4 की जगह K2Cr2O7, और प्रोडक्ट आपका बदल जाएगा, क्रोमिक सल्फेट होगा। K2SO4 तो रहेगा ही रहेगा बेटा, ना। यहाँ पर Cr2SO4 होल थ्राइज होगा। तो एक हिंट अभी दे दे रहा हूँ कि KMnO4 को मैंने डेप्थ में लिया ही इसलिए है कि हम लोग K2Cr2O7 का सेशन अब काफ़ी जल्दी फिनिश अप करेंगे। प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, उसके लिए ये सब काम आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये मैं बचपन से बोलते हुए आ रहा हूँ। मेरा बचपन अब तक आप समझ ही चुके हो, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। K2Cr2O7 केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, एंड ऑल ऑफ दिस रिएक्शंस आर आल्सो शोन बाय K2Cr2O7, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि KMnO4 का ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये रिएक्शंस अपने आप में खूब इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आजकल हर साल, है ना, रिएक्शंस के ऊपर आता है, और क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है बेटा ना कि KMnO4 इनमें से किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब क्वेश्चन किस तरह से होंगे, KMnO4 मान लीजिए, एक रफ हिंट दूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है अभी इसमें क्वेश्चंस नहीं है, मैंने जानकारी दी है। क्वेश्चन आया KMnO4 इनमें से किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। एक प्रोडक्ट है FeCl2, एक प्रोडक्ट है आपका FeCl3, है ना, एक प्रोडक्ट है HNO2, है ना, एक प्रोडक्ट है मान लो K4FeCN6। इस तरह क्वेश्चंस तो इस तरह से बनेंगे बेटा ना। तो आपको ये देखना है कि इन KMnO4 इनमें से किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, सॉरी ये है ना, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ये क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या देखना है बेटा, ये Fe+2 में है, ये +3 में है, ये नाइट्राइड है, और ये भी आपका Fe जो है +2 में, ठीक है। तो KMnO4 भैया इनमें से केवल किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, FeCl3,
क्यों? क्योंकि FeCl3 में ऑलरेडी Fe अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में, +3 में, तो उसे फर्दर कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा? Fe की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 होती है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है बेटा, उनमें क्वेश्चंस नहीं है अभी, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो वी विल डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ DPP, बट ये इन्फॉर्मेशंस अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इससे आपके सही हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन KMNO4 का आपको काफ़ी अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। मैंने एक एक चीज़ पे स्ट्रेसफुली ध्यान दिया है और रिएक्शंस पे मैंने स्पेशली ध्यान दिया है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शंस KMNO4, K2Cr2O7, H2O2, ओजोन, इनके ऊपर रहती हैं। मैंने एक एक चीज़ समझा दी है और उम्मीद करता हूँ कि बाकी सभी रिएक्शंस आप घर में बैलेंस करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।